नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में हुई दावी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। चाइल्ड केयर लीव, नए कोर्ट, सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण करना, मूल्य सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। आबकारी नीति पर नहीं हुई चर्चा। एक बार फिर से सुर्खियों में यूसीसी का मामला। 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल हो रहा समाप्त। विपक्षी सत्ताधारी दल पर हमलावर तो बीजेपी बोली सरकार की नीयत साफ। इंडिया गठबंधन की दून में हुई बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर की चर्चा। सीट शेयरिंग पर कहा हाईकमान स्तर का मसला। खड़गे की 28 जनवरी को रैली। जनता की शिकायत पर डीएम ने सुई पंपिंग पेयजल योजना का किया निरीक्षण। ग्रामीणों ने जल संस्थान पर निर्माण में धांधली का लगाया गंभीर आरोप। अधिकारियों ने खराब पाइप जल्द बदलने का दिया आश्वासन। और कल से उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इसमें खिलाड़ियों को 4% आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान 100% वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला किया गया। इस बैठक में आबकारी नीति और विधानसभा के सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हैं कि 4% क्षैतिज आरक्षण की कई बार घोषणा हो चुकी खिलाड़ियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आएँ और अच्छा प्रदर्शन करें ताकि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। इसका विधेयक लाया जाएगा क्योंकि आरक्षण का मामला है। तो आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी कि अगले विधानसभा स्तर में इसका विधेयक लाया जाए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल एक बार फिर समाप्त हो रहा है। सरकार द्वारा यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि यूसीसी के लिए गठित समिति 26 जनवरी तक यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंप सकती है। 2021 में राज्य के मुखिया के रूप में सीएम धामी ने कमान संभाली, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर राज्य की कमान सौंपी। तो सीएम धामी ने 23 मार्च 2022 को शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक की और इसी बैठक में धामी कैबिनेट ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया। साथ ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। 27 मई 2022 को उत्तराखंड शासन की ओर से आदेश जारी करते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल हैं और इस समिति के सदस्य सचिव अजय मिश्रा हैं। विशेष कमेटी गठित होने से लेकर अब तक यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है और 26 जनवरी को एक बार फिर से विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विशेषज्ञ समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का विषय है। भाजपा का मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। राज्य को केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और चिंता इस बात की है कि संविधान में पिछड़ी जातियों को जो सुविधाएं और अधिकार दिए गए हैं उन पर इसका क्या असर होने वाला है। भाजपा इसका नैरेटिव कुछ और सेट कर रही है। इनका केवल और केवल मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। स्टेट को सेंटर के सब्जेक्ट्स में, केंद्र के सब्जेक्ट्स में जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारी केवल एक चीज़ को लेकर चिंता है
कि जो संविधान ने सुविधाएं और जो अधिकार दिए हैं हमारे पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी वर्ग को, थारू को, बुक्सा को, हमारे आदिवासियों को, उन पे इसका क्या असर होने वाला है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि गोवा में पहले से ही यूसीसी है। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि यूसीसी लागू हो और जो अधिकार हिंदू लड़कियों को मिले हैं वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिले। कांग्रेस का सिस्टम है कि मुस्लिम धर्म को अपने काबू में रखें, इसलिए कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है और यूसीसी को लेकर उत्तराखंड राज्य की देश भर में सराहना की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गोवा जैसा जो हमारा राज्य है उसमें पहले से ही यूसीसी है। आप देखिए वहाँ पे कई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बहुत सारे सिख हैं, सभी लोग वहाँ रहते हैं, पारसी हैं। लेकिन ऐसे ही यूसीसी जिस तरीके से कांग्रेस बात करती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि ये हो, वो चाहते नहीं है कि हिंदू लड़कियाँ जो करती हैं, जो कर सकती हैं, वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के सहयोगी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार की नीयत साफ है। यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल पहले भी बढ़ाया गया है और एक बार फिर जरूरत पड़ी तो सरकार विशेषज्ञ समिति का समय बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन सरकार की नीयत बहुत साफ है कि सरकार यहाँ पे समान आचार संहिता को लागू करना चाहती है और उसमें जो कमेटी की रिपोर्ट है उसका टाइम भी बढ़ाएगी। अगर उनको टाइम की आवश्यकता होगी, रिपोर्ट पूरी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से सरकार टाइम बढ़ाने का काम करेगी। यूसीसी को लेकर समय समय पर चर्चाओं के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी खुद कह चुके हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में शुमार यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हो पाया है। जिस तत्परता के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, वो अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है, क्योंकि 3 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से समिति का जो कार्यकाल है वो 26 जनवरी को समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक जो ड्राफ्ट और मसौदा तैयार किया गया था वो सरकार को नहीं सौंपा गया है। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही हैं, कई बार संभावनाएं जताई भी गई हैं कि जल्द ही कमेटी जो है रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब क्या फैसला लेते हैं और सरकार आगे क्या कदम उठाती है। यूसीसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में है, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, वो समय से रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है, लिहाजा जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है और न ही विशेषज्ञ समिति यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंपने को लेकर कोई निर्णय ले पाई है। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार के पास 2 ही विकल्प बच रहे हैं, या तो समिति का एक बार फिर कुछ समय के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए या 26 जनवरी तक गठित समिति शासन को यूसीसी का मसौदा सौंप दे, ताकि यूसीसी को लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस स्थिति में क्या कदम उठाती है। देहरादून से जन टीवी के लिए हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक के दौरान आपको बता दें कि कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया को जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि इंडिया गठबंधन का जो नारा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, उसी को लेकर बातचीत हो रही है। रणनीति पर यह भी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में बांटा जा रहा है, देश की इकोनॉमी गिर रही है, सेना को कमजोर किया जा रहा है, सहित तमाम मसलों पर बातचीत हो रही है। सीट शेयरिंग के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यह मसला हाईकमान के स्तर का है, जो हाईकमान तय करता है, इस पर प्रदेश आगे बढ़ जाता है। जिस तरीके से इकोनॉमी को डाउन किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी फौज को कमज़ोर किया जा रहा है, महिलाएं असुरक्षित, किसान असुरक्षित हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही जिसमें बीजेपी के लोग सीधे सीधे संलिप्त हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से ध्यान भटका कर राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, इसमें जो लोगों को बांटा जा रहा है, इससे सब लोग चिंतित हैं और हम चाहते हैं हम जॉइंटली
लोक हित में, जनहित में हम क्या मामले उठाएं जिससे जनता का भी फायदा हो, हमारे भारत के नागरिकों का फायदा हो, देश का फायदा हो, उसके लिए हम किस तरह के कार्यक्रम लेके आगे को चलेंगे, उन सभी विषयों पर बातचीत हो रही है। हम यूनाइटेडली हम किस तरीके से चुनाव को मैं बीजेपी से लड़ेंगे, उसके लिए भी चर्चा है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गई है। 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक पार्टी के कई केंद्रीय नेता देहरादून पहुंच रहे हैं। इस दौरान पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठकों के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि उत्तराखंड दौरे से पहले स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जबकि 27 जनवरी को ऑल इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी भी देहरादून पहुंच रही है, जिसका एजेंडा तय हो गया है। इसके बाद 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून पहुंच रहे हैं। 28 तारीख को भी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं और खासा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। आप देख रहे होंगे लगातार तैयारी में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता की परेशानियों को और उसके चैलेंजेस को समझते हैं। खुद ब्लॉक अध्यक्ष के पद में थे 1969 में, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो कार्यकर्ता को बड़ी उम्मीद है कि हमारे बीच का एक आदमी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारी परेशानियों को, हमारी दिक्कतों को, हमारी संघर्ष को समझेगा और लोग उनको सुनना चाहते हैं। एक अच्छी मीटिंग 28 तारीख को होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 28 जनवरी को देहरादून में रैली होने वाली है। इस रैली को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन से परेड ग्राउंड में रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमाना ने कहा कि जिला प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसने एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली की अनुमति परेड ग्राउंड में करने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रस्तावित कार्यक्रम देहरादून का, जिसमें वो उत्तराखंड के सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं, उसके लिए राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड की परमिशन हमने जिला प्रशासन से मांगी थी। जिला प्रशासन ने सरकार पे छोड़ दिया। सरकार से बात कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम दिल्ली से पूछेंगे, यानी कि देहरादून में अगर कार्यक्रम कराना है तो दिल्ली से परमिशन आएगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई इतना बड़ा नेता आ रहा है तो उसकी परमिशन देने का काम जिला प्रशासन का है। लेकिन जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम न हो, इसके लिए वो पूरी ताकत लगाए हुए। रुड़की में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही 28 जनवरी को देहरादून में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान इकट्ठा होने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर देश के संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि 28 जनवरी को देहरादून के विराट सम्मेलन को लेकर भाजपा के तोते उड़े हुए हैं। विराट कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्योंकि उसमें खड़गे जी ने उम्मीद जताई कि हम हर बूथ से कुछ लोगों को लेके आए। मंडलम के हमारे सदस्य उसमें रहेंगे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथी रहेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी से लेके पीसीसी तक के सारे लोग रहेंगे। क्योंकि देखिए, व्यक्तित्व का फर्क है। एक किसान का, दलित परिवार का बच्चा जो बूथ कमेटी का मेंबर रहा हो और 1969 में जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हो, वहाँ से काम करते करते, मेहनत करते करते राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं। वो कार्यकर्ता की दिक्कतों को, उनके चैलेंजेस को समझते हैं और इसीलिए आप देख रहे हो खासा उत्साह है लोगों में। जाए क्या बोलते हैं, आखिर क्या कहेंगे, और जिस तरीके से वो सदन में घेरते हैं अमित शाह को और मोदी जी को, वो भी देखें। मतलब इस उम्र में जिस तरीके से वो दहाड़ते हैं, उसको देखने के लोग उत्साहित हैं। देश के लोगों से परिवर्तन का आह्वान करने के लिए, संसदीय लोकतंत्र को बचाने की प्रार्थना करने के लिए, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी, भारत के संविधान और सामाजिक न्याय और आरक्षण को बचाने के लिए की प्रार्थना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अपने आप में गांधी, नेहरू, अंबेडकर की लीगेसी के प्रतीक पुरुष हैं, वो पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता उमड़ घुमड़ करके बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे, इसका मुझे भरोसा है।
कांग्रेस के सभी विधायक कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठा हुए और 28 तारीख को होने वाले विराट सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उनकी बेटी के जन्मदिन की भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो पक्के कांग्रेस के नेता है और इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ के प्रत्याशी को जिताकर भेजने का काम करेंगे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और तमाम हमारे चारों विधायक जो हैं उनका आगमन हुआ। उनकी सारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने कांग्रेस के बात सुनी और आह्वान किया गया कि 28 जनवरी को देहरादून के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं। सब उसमें भागीदारी अपनी पूरी करें, सब आएँ और इस सम्मेलन को बड़े सम्मेलन में तब्दील करें और उनकी जो वो 2024 लोकसभा की तैयारी के बारे में हमें बताने आ रहे हैं उनको ध्यान से सुने और आने वाले समय में 2024 की तैयारी करके लोकसभा की और उसमें कांग्रेस को जिताने का काम करें। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून में इस बार 26 जनवरी के मौके पर 9 विभागों की झांकियां शामिल की जा रही है, जिसमें ग्राम्य विकास, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग सहित 6 विभागों को शामिल किया गया। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी भी सूचना विभाग द्वारा शामिल की गई। जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि अभी तक 9 विभागों की सूची मिली है। इसके साथ ही इस बार भी बहुत खूबसूरत झांकियां 26 जनवरी के दिन देखने को मिलेगी। जो है अभी तक हमारे पास 9 विभागों की सूची आई है जिनके द्वारा जो है झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो सभी विभाग जो हैं अपने अपने जो है झांकियों के तैयार कर रही हैं। उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड को लेकर के भी सूचना विभाग की झांकी और ग्राम्य विकास विभाग की झांकी के द्वारा थीम पर बनाई जा रही है और झांकियां जैसे हर बार होती हैं उसी की तरह अब की बार भी अत्यंत आकर्षक होंगी और अच्छी थीम पे बेस्ड होंगी। हल्द्वानी में तहसीलदार सचिन कुमार के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में औचक निरीक्षण करते हुए मिठाइयों और खाने पीने की सामग्रियों के सैंपल लिए। प्रशासन और खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि समय समय पर विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाती है। खाद्य संस्थानों पर और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, जैसे बीकानेर वाला हो या जयसवाल स्वीट्स हो, इसके अलावा मलयालम डोसा हो, इसके अलावा खुले मसालों के विरुद्ध भी हमारे आज कार्रवाई की गई है। लगभग 5 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए उनके चालानों पर प्रेषित किए जा रहे हैं। जयसवाल स्वीट्स में तीनों दुकानों में डोमेस्टिक सिलेंडर का उपयोग होता हुआ पाया गया। तीनों के यहाँ से सिलेंडर जब्त किए गए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि किसी प्रकार से खाद्य नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लोहाघाट में सुई गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने सुई पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने डीएम को बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से पेयजल योजना का निर्माण किया गया, लेकिन जल संस्थान के द्वारा पेयजल योजना निर्माण में खटिया और पुराने पाइपों का इस्तेमाल किया है, जिससे पेयजल टैंक में महीनों से लाल और गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने योजना की जांच करने और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग डीएम से की। डीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। प्रथम दृष्टया में से ये पता चल रहा है कि पाइप में जो है वह जंग होने के कारण जो है पाइप पानी क्लियर नहीं आ रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके पाइप को पार्ट्स करके इसे चेंज करेंगे। कि हमारा लाल पानी आ रहा है, 45 साल पुरानी हमारी योजना है। उस योजना में पहले तक वो लाल पानी नहीं आ रहा था, तो इस बार इन्होंने नई जो इसमें नई लाइन बिछाई तो उसमें लाल पानी आ रहा है। तो ग्रामीणों की ये समस्या है कि वही लाल पानी आ रहा है और न पानी हमको मिल पा रहा है। 20 से 25 मिनट हमको पानी मिलता है।
जहां पूरे देश में अयोध्या राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सभी जनमानस जुटे हुए थे, वहीं उत्तराखंड के देहरादून, पचवा दून के कुंजी घाट में लोग बड़ी स्क्रीन लगाकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को खुशी से मनाते हुए देख रहे थे। इस दौरान कुछ युवकों ने इन झंडों को उतारकर जमीन पर फेंक दिया, कुछ लोगों ने उन्हें मौके से पकड़ लिया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद जसपुर जनपद में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। लगातार नशा कारोबारियों और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सूत मिल तिराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को 2 किलो 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोतवाली जसपुर क्षेत्र में सूतमिल तिराहे के पास से 2 व्यक्तियों को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गांजा 2 किलो 700 ग्राम था और जिस संबंध में एनडीपीएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति है और एक नौशाद है। जो नौशाद है वो बुढ़ानपुर गांव भगतपुर मुरादाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा नौशाद व्यक्ति है वो आईटीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्जा फार्म का रहने वाला है। इनके आपराधिक इतिहास के लिए हमें मुरादाबाद में रिपोर्ट भेजी गई है और एससीआरबी और डीसीआरबी से भी इस बारे में पता किया जा रहा है। ऋषिकेश में 2 पक्षों में आपसी झगड़े के चलते एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। मायाकुंड निवासी स्थित झुग्गी झोंपड़ी में पड़ोसी द्वारा लड़की के परिजनों को ऋषिकेश में रात्रि में वहाँ पर कोई गाना चल रहा था जिसपे 2 परिवार जो बिहार के रहने वाले, वहाँ पर उनका कुछ आपसी कहासुनी हो गई। चूँकि किसी तरह का नृत्य करने पर, वहाँ पर डांस करने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, जिस पर दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई और बाद में वहाँ पर झगड़ा होने के बाद आवेश में आकर एक लड़की 17 साल की नाबालिग थी, उस पर कुकर से हमला वार कर दिया था। चूँकि उस रात्रि में उस झगड़े की सूचना पुलिस को नहीं मिली थी और उन्होंने उसको अस्पताल में एडमिट कराया था। कोई जाहिरा चोट नहीं थी, लेकिन इंटरनल हेमरेज होने के कारण अगले दिन जो है युवती की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और 7 लोग के खिलाफ नामजद मुकदमा उसमें दर्ज कराया। वहीं अगली खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि देहरादून उद्यान विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों को नई खेती के लिए जागरूक कर रहा है। मौसम में बदलाव के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उद्यान विभाग जनपद के किसानों को ड्रैगन फ्रूट के लिए प्रेरित कर रहा है। विभाग की ये पहल किसानों को विदेशी फ्रूट के अलावा आमदनी बढ़ाने के साथ लोगों में होने वाली गंभीर बीमारियों से भी राहत दिलाएगी। उद्यान विभाग द्वारा देहरादून के चक्राता सहसपुर क्षेत्र में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देहरादून की जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ड्रैगन फ्रूट जो कि अमेरिकन फल है, इस फल की देहरादून में अपार संभावनाएं दिख रही थी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 12,000 पौधे किसान को दिए गए हैं, साथ ही लगभग 100 किसानों को इसका सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। हो सकता है 1 मिनट। अभी देहरादून जिले की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को मोटिवेट किया और यहाँ पे फार्मर्स को ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। लगभग 12,000 पौधे हमारे द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और विकास नगर, कालसी और चक्राता ब्लॉक में, और लगभग 80 से 100 किसान इसमें बेनिफिट हुए हैं और लगभग 42 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन करवाया गया है और किसानों का इसके प्रति बहुत ज्यादा रुझान सामने आया है। कुछ किसान थे, लगभग 5 से 7 ऐसे किसान हैं यहाँ पे जो पहले से ही इसकी खेती कर भी रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट है वो आपका ट्रॉपिकल कंडीशन में भी हो जाता है और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हो जाता है, हार्डी क्रॉप है और पानी की भी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौट रहे विंटर डेस्टिनेशन औली के पर्यटन कारोबार और कारोबारियों के लिए बड़ी खबर है। देश के सबसे बेहतरीन खूबसूरत लोकेशन वाली और जीएमवीएन की आय का प्रमुख स्रोत जोशीमठ औली रज्जू मार्ग का संचालन वर्तमान 4.1 किलोमीटर वाले रूट पर अब नहीं हो सकेगा। खबर है जोशीमठ औली रोपवे पर आवाजाही नहीं हो सकती और इस मार्ग के 10 टावर्स को बदला जाएगा। वहीं रोपवे बंद रहने से जहां
गढ़वाल मंडल विकास निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं रोपवे से औली पहुंचकर हिमालय का दीदार कर लुत्फ लेकर औली आने वाले पर्यटकों को भी मायूसी हाथ लग रही है। जो रोपवे के बारे में जो टेक्निकल एजेंसी ने देखा है उसके बारे में जो अपना परामर्श दिया है, वो परामर्श यह है कि जो रोपवे जो अपना लाइफ पूरा कर चुका है और इसके कई टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो इस रोपवे के सारे टावर, इसके अलाइनमेंट को हटाना पड़ेगा, सारे टावर को हटाने पड़ेंगे और नए अलाइनमेंट पे नया रोपवे बनाया जाएगा। के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।